हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। तो हम देख रहे थे अपना सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर और इसकी यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दी थी। और यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1 एकदम कंप्लीट कवर है। अगर आपने वो नहीं देखा हो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर सेकंड। तो देखो, वैसे तो हम जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट वीडियो लेकर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमारा इस यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारा अब देखा जाए सबसे लेंथी चैप्टर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारे आते काफ़ी ज़्यादा टॉपिक। जैसे यहाँ पर पहला आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। तो ये वाला एक टॉपिक है ना, ये हमारा अलग से पूरा 10 मार्क्स में काफ़ी बार आया हुआ है। यानी कि आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब ये वीडियो हमारी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एक तो इसके अंदर ये कंप्लीट जो हमारा पूरा टॉपिक है 10 मार्क्स में काफ़ी बार आया और आ सकता है, यानी कि पूरे पूरे चांस है। और सेकंड क्या है कि जो सेल के अंदर के पार्ट है हमारे, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाऊँ तो कुछ हमारे पार्ट जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया या न्यूक्लियस हो गया या इसके अंदर हमारे राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो अलग से हमारे 5 मार्क्स 7 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में काफ़ी बार आए हुए टॉपिक है। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि इस वीडियो में आपको एक सेपरेट यानी कि एक अलग वीडियो होगी, इसमें हम टोटली सेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, इसके बारे में टोटली बात करेंगे। इसके बाद हमारे जो आगे के टॉपिक हैं जैसे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या सेल डिवीजन सेल जंक्शन, इनको देखेंगे हम आगे एक वीडियो में, थोड़ा सा लेंथी खींच के कवर कर सकें। और उसके अलावा हमारा एक सेल कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है, तो इसको हम 1 वीडियो में कवर करेंगे इतना पूरा। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम जो है कवर करेंगे। तो यही हमारा पूरा शेड्यूल रहने वाला अपने चैप्टर 2 के लिए, यानी कि ये वाला जो चैप्टर है लगभग 2 से 3 वीडियो में हम टोटल कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम इसी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के बारे में। तो देखो, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो हमको पता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो हमारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है। यानी कि हमारी बॉडी में जब बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट वाला सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिला के हमारी एक ह्यूमन बॉडी बनाती है। अब ये जो सिस्टम है ये हमारे ऑर्गन से मिलकर बनी है। ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट हो गया, या हम अगर रेस्पिरेटरी बोले तो हमारे लंग्स हो गए, हमारा माउथ हो गया और हमारी जो विंड पाइप हो गई, इन सबको मिला के हमारा एक पूरा ऑर्गन बनता है। अब जो हमारे ये ऑर्गन्स है ये हमारे बनते हैं टिश्यू से। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू हमारा नन अदर देन इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। यानी कि ये हमारा सिंपल है कि हमारा कोई भी एक सेल होता है, तो जो सेल को हम एक साथ ज्वाइन करते हैं, इस तरह से हमारा एक ग्रुप बन जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे इसी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसी सेल वाली लेवल के बारे में, या सिंपली बोला जाए तो इसी सेल के बारे में हम सारी की सारी बातें करेंगे। और अगर आपने यहाँ टॉपिक भी देखे होंगे तो वही है कि सबसे पहले हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर जो हमारा सेल है इससे हमारी चीज़ें मूव कैसे करती हैं, फिर सेल को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, सेल जंक्शन क्या है, सेल आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो ओवरऑल देखा था इस पूरे चैप्टर में आपको सेल के बारे में ही सारी की सारी बातें करनी है। तो चलिए सेल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपको वीडियो को जो है कंप्लीट देखना है, क्योंकि एक एक बात आपको इंपॉर्टेंट यहाँ बताई जा रही है। और साथ में कुछ ऐसे पॉइंट भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा और आपको कैसे लिख के आना है। तो ये सारी बातें भी आपको जाने की नॉलेज प्लस एग्जाम पर्पज दोनों के लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको सारा कुछ यहाँ पे मिलता रहता है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल के बारे में, तो सेल हमारा क्या है। तो अब अगर आप यहाँ पर पूरे इस जो हमारा ये चार्ट है, पूरा सेलुलर लेवल हमारा, इसमें आप समझोगे तो सबसे इनिशियल लेवल पे हमारा सेल आता है। यानी कि सेल हमारा एक छोटी सी इकाई है, कोशिका इसको हिंदी में बोलते हैं। और जब ये सेल हमारा आपस में मिल जाता है देन ये हमारा टिश्यू बनाता है, देन टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन हमारी बॉडी बनती है। तो देखा जाए सबसे एक बेसिक यूनिट हमारी पूरी बॉडी की क्या हो जाती है? हमारा एक बेसिक यूनिट हो जाती है हमारी सेल। तो इसीलिए इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रक्चरल, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। यानी कि अगर देखा जाए ये हमारी पूरी बॉडी का एक तो स्ट्रक्चर डिसाइड करा, स्ट्रक्चरल बॉडी है, दूसरा बेसिक है, यानी कि सबसे इनिशियल लेवल की एक मतलब बॉडी हमारी हो गई, और थर्ड हमारा क्या है? फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल क्या हो? क्योंकि जो हमारे बॉडी के फंक्शंस है मोस्टली फंक्शन हमारे इन्हीं सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। तो ये हमारा एक सेल भी क्या हो गया? एक फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी की हो जाती है। फंक्शनल मतलब कोई भी बॉडी में जो काम होगा वो हमारे सेल्स वगैरह करते हैं। तो यही हमारा हो गया। अब देखा जाए तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें लगभग हमारे 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा सेल्स है जिनका साइज हमारा बहुत छोटा होता है, जिनको हम नॉर्मली तो देख भी नहीं सकते हैं। पर अगर मैं दिखाऊं, मान लो ये हमारा हाथ है, कोई भी है, तो ये जो भी स्किन हमारी पूरी पार्ट है या कुछ भी है, इसलिए सबसे छोटा अगर हम इसको और तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए, सबसे छोटी जो हमारी स्किन मिलेगी वही हमारा सेल, यानी कि इतना छोटा जिसको हम नॉर्मली देख भी नहीं सकते। आपको माइक्रोस्कोप वगैरह पे ही उस सेल को स्टडी करना पड़ेगा। अब जो सेल हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है। एक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक हमारा यूकैरियोटिक सेल्स।
तो इसको ऐसे समझो, अगर नॉर्मली हम देखा जाए तो हमारा सेल्स कुछ इस तरह का होता है। अब सेल के अंदर एक हमारा होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में भी एक उसका न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, बाद में बीच बीच में कुछ हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम ऑर्गेनल बोल सकते हैं, जो इस मतलब सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब ये इस तरह का पूरा सेल होता है। अब अगर ये हमारा पूरा जो सेल है वो अगर हमारा पूरा डेवलप नहीं हुआ है, यानी कि हमारा इस तरह का सेल होना चाहिए, इसमें न्यूक्लियस ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, अगर हमारा सेल फुल्ली डेवलप नहीं है तो वो सेल हमारा प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। यानी कि दीज आर दो सेल विच आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड, और ये हमारे इसके अंदर जो न्यूक्लियस वगैरह हमारा ये है, ये भी हमारा लेस डेवलप होता है, तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इसमें ये प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। अब हमारी बारी आती है यूकैरियोटिक सेल की। तो ये हमारे ऐसे सेल होते हैं जो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स वगैरह सारे डेवलप होते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक बनाया है, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके अंदर बीच में ये ऑर्गेनल्स है, यानी कि कंप्लीट हमारा जो कवर हो गया वो हमारा क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। आपको इस तरह का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे बात करें तो एग्जाम्पल हमारी यूकैरियोटिक क्या है, जो प्लांट सेल्स हो गए या जो एनिमल सेल है। अब एनिमल सेल, जो ह्यूमन सेल होता है वो भी हमारे, हम लोग एनिमल्स के अंदर ही काउंट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। तो एनिमल सेल मतलब क्या है, जो हमारा ह्यूमंस का सेल है। तो ह्यूमन सेल हमारा किसके अंदर आता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। अगर कभी कोई पूछे या कुछ भी जरूरत हो आप बता सकते हो। ठीक है, बाकी फंजाई वगैरह भी हमारे इसी में आते हैं। तो ये सेल हमारे कंप्लीटली कवर होते हैं। तो अब अगर हम सेल को यहाँ बात करें तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है अगर कभी आता है तो देखो क्वेश्चन इस तरह आता है, या तो आपके सामने कंप्लीट ऐसा आ जाएगा, राइट डाउन द नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो सेल के बारे में ये दोनों बातें लिखनी है, तो ये हमारा एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो आपको पूरे 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा ये वाला। तो जब ये हमारा 10 के अकॉर्डिंग आएगा तो यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका डायग्राम जरूर बनाना है। देखो डायग्राम आपके लिए पूरी बायोलॉजी जो हमारी एचएपी है उसमें पूरे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जितने पॉसिबल हो सके आप डायग्राम सबके बना सकते हो। तो ये एक बड़ा वाला डायग्राम आप यहाँ याद कर लोगे, मैं अभी थोड़ा बना के दिखा दूंगा कैसे बनाना है आपको। तो ये एक पूरा डायग्राम आप अच्छे से याद कर लो, मैंने बहुत ही शॉर्ट सिंपल रखा जिससे आप इसको बना सको। बस आपको लेवलिंग सही करनी है। अगर आप लेवलिंग सही कर दोगे ना, तो आपने अगर मान लो इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे गोला भी बना दोगे तब भी चल जाएगा, बस आप लेवल यहाँ पे राइबोसोम ही लिखना। तो ये लेवलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर इसके कुछ फंक्शन कॉमन, उसके बाद इसके पार्ट आ जाएंगे। तो इन सब पार्ट के बारे में आप एक एक दो दो लाइन में डिफाइन कर सकते हो। और अगर ये 10 मार्क्स में या एकेटिव वगैरह में कभी मतलब आरजीपी में 15 में आ जाता है, तो आपको इनके इंडिविजुअल डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये डायग्राम हो गया, या यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो इनके इंडिविजुअल डायग्राम भी आपको बनाने होंगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर नॉर्मल आया तो आप सबके बारे में लिख के और सबको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दोगे, दो दो तीन तीन लाइन में, आपका 10 नंबर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन अगर ये इतना लॉन्ग इसलिए बताया कि अगर कोई हमारा जैसे ऑर्गन है, मान लो साइटोसोल या राइबोसोम है, अगर ये अलग से हमारा 5 नंबर में आ जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग से 5 नंबर में आ जाता है, तो उसलिए ये थोड़ा सा कंटेंट बनाया गया कि आप इसको अच्छे से लिख कर आ जाओ और अच्छे से बना कर आ जाओ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लिखना क्या कैसे है। चलिए अब हम सेल के बारे में अगर बात करें तो वही वाली डेफिनेशन है कि सेल इज अ बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी इनक्लोज्ड विद अ मेम्ब्रेन। यानी कि सेल एक हमारा बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल बॉडी है जो हमारी पूरी बॉडी में फंक्शन हो करता है, और उस वो हमारा एक मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, कवर होता है। यानी कि सेल हमारा पूरा है तो इसकी आउटर जो हमारी पूरी की पूरी इस तरह से बॉर्डर होती है, इसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये आउटर मेम्ब्रेन से क्या है, कवर होता है। अब यहाँ पर बारी आती है कि सर अगर एग्जाम में आ गया तो आप ये डायग्राम कैसे बनाओगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो वैसे ट्राई करो थोड़ा टाइम लेके पर अच्छे से बनाओ। तो मैं आपको रफ बता देता हूँ कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक पूरा का पूरा ये बना लो। बना दिया, क्या जरूरी नहीं है कि इसी सेम में बनाना है, ये बनाना है। उसके बाद आप यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना दो, न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस का न्यूक्लियस होता है, उसको आप बना दो। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे यहाँ पर इस तरह से आपको ये बनाने हैं। तो ये हमारे होते हैं गोल्गी अपैरेटस, या इसको गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। 3 चीज़ बन गई। अब इसके साइडों पर आप बना दो इस तरह के ये 2 धागे, और इधर भी ये हमारे होते हैं, क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इस तरह यहाँ बना दोगे। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको 2 जगह बनाने हैं, एक यहाँ पर बनाना है, एक आपको बनाना है यहाँ पे इस तरह से। तो जब आप ये 2 बना दोगे तो ये हैं, इनके ऊपर आपको ये डॉट दिख रहा है, तो ये हमारे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपके होते हैं प्लेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको इस तरह बनाने हैं। आपको बस चीज़ें जो आप याद करोगे, बस आपको वही चीज़ें फिट करती जानी है। तो आपने यहाँ पर न्यूक्लियस रख दिया, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम दोनों तरह के रख दिया, स्मूथ वाले भी और रफ वाले भी, गोल्गी अपैरेटस रख दिया। अब आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है, तो आप इस तरह यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, आपको ये इसमें छोटा छोटा तो इस तरह आप बना सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। अब आपको राइबोसोम बनाने हैं, तो एक छोटा और ये ऐसे, क्योंकि राइबोसोम हमारे 2 सब यूनिट में पाए जाते हैं। आप इस तरह राइबोसोम बना दोगे। उसके बाद यहाँ पर आप ये यहाँ पर छोटा सा एक और 2 राइबोसोम भी यहाँ बना सकते हो। अब आपके राइबोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब आपके पास क्या बचता है यहाँ पर, एक लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। तो लाइसोसोम के लिए आप बस छोटे छोटे गोले बना दो ऐसे 2, और इनके अंदर डॉट डॉट कर दो, एंजाइम हमारे इसके अंदर भरा होता है। और सेंट्रोसोम के लिए आप इस तरह की लाइन करो, फिर इस तरह की लाइन करो, ऐसे करो और ऐसे करो।
और आप यहाँ देख सकते हो कि आपका एक छोटा मोटा सेल पूरा का पूरा तैयार हो गया। एक और चीज़ आप बना सकते हो, पैरेक्सोम, जो ऐसे बना दो। अब बचे हुए एरिया में आपका एक फ्लूइड भरा होता है, तो उसको भरने के लिए आप पेंसिल से पूरा इस तरह का रफ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका एक पूरा का पूरा सेल शॉर्ट में तैयार हो गया। आप इस तरह का डायग्राम भी बनाकर आ जाते हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपका चलेगा और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसी को मैंने ऐसे यहाँ पर बनाया है, थोड़ा सा आप देख के बना सकते हो, बस लेबलिंग आप देखकर अच्छे से कर देना यहाँ पे। तो ये तो आपको पता लग गया कि सेल हमारी पूरी बॉडी का सबसे एक बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर बॉडी है, और हमारी पूरी बॉडी में लगभग 200 डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं, लगभग 200 तरीके के होते हैं। अब फंक्शन के बारे में बात करें तो सेल हमारी बॉडी में एक्चुअल में काम क्या करता है। तो एक तो सेल का काम होता है मूवमेंट करने का, यानी कि हमारा कोई सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो ये तो सिंपल था, आपको बताया कि हमारे जो बॉडी का इनिशियल बेस है वो हमारा सेल का बना है। अब यानी कि यहाँ देखा जाए ऑर्गन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू सारे के सारे हमारे सेल से बना है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए हाथ पैर हर तरफ सेल है। तो अगर भी कोई चीज़ हमारी मूव करेगी तो इन्हीं सेल के थ्रू आपस में करेगी, यानी कि इस सेल से इसमें, इस सेल से इसमें, इस सेल से इसमें, इस सेल से इसमें। तो ये सेल की तरह हमारी कोई चीज़ मूवमेंट करेगी यहाँ। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरह हमारा मूव करना। दूसरा सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म बाय सेल डिवीजन, यानी कि हमारे जो सेल वगैरह हैं ये आपस में ग्रोथ भी करते हैं। ग्रो करेंगे तभी तो हमारी बॉडी, यानी कि जब हम छोटे थे तो हमारी बॉडी में कम सेल होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए, हम बड़े हो रहे हैं, हमारे बॉडी के सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि हमारा हाथ अगर इतना छोटा है तो हमारे में इतने सेल्स होंगे कम, अगर हमारा इतना बड़ा हो गया अब तो हमारे यहाँ सेल्स भी बढ़ गए होंगे, ऑटोमेटिक बात है। तो सेल्स हमारे ग्रोथ भी करते हैं, ये इनका एक फंक्शन हो गया। बाकी प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जो हमारे सेल्स हैं वही एक्चुअल में हमारी बॉडी में एनर्जी बनाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो दम है, पावर है, जो एनर्जी है, ताकत है, जिससे हम चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो हमारे इसी सेल के अंदर बनाए जाते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी एक हमारा मेन फंक्शन हो गया इस पूरे सेल का, जो हमारे इसके अंदर बनाया जाता है। तो ये कुछ कॉमन फंक्शन हो गए। अब हम समझते हैं हमारे जो पूरा सेल है उसके पार्ट स्ट्रक्चर हमारे कौन कौन से हैं। तो जो हमारा पूरा सेल है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, 3 पार्ट्स में। ऊपर से देखते हैं तो सबसे ऊपर हमारी ये एक मेम्ब्रेन आ जाती है। क्या आ जाती है? मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला पार्ट हमारा पूरे सेल का क्या हो जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट हमारा होता है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या है? जो हमारा ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। इस न्यूक्लियस से लेकर इस सेल मेम्ब्रेन तक, यानी कि इसको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि ये प्लाज्मा को कवर एक तरह से कर रही है यहाँ पर, और सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ है? क्योंकि ये सेल की पूरी मेम्ब्रेन है, सेल को कवर कर रही है इसलिए। तो इस न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक के बीच का जो पार्ट है, जिसमें सारे न्यूक्लियस, ऑर्गेनल्स, फ्लूइड, जो भी कुछ आता है सारा का सारा हमारे साइटोप्लाज्मा के अंदर आ जाता है। तो पहला पार्ट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा फ्लूइड हो गया, और तीसरा पार्ट हमारा ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, ब्लैक कलर में आपको दिख रहे होंगे। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्मा, और तीसरा हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो 3 पार्ट में हमारा ये पूरा जो सेल है वो डिवाइड किया जाता है। अब इसमें जो पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपको यहाँ दिख गया बाहर। अब जो दूसरा वाला है साइटोप्लाज्मा, ये फर्दर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। 2 में कैसे? पहले नंबर पे हमारा आता है साइटोसोल, यानी कि ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ है। उस लिक्विड फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। याद रखना, हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। अब इन साइटोसोल के बीच बीच में आपको ये ढेर सारे ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, गोल्गी एपेटस, एंडोप्लाज्म, साइटोक्रोम, रेटिकुलम, ये सारे जो भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं ये हमारे क्या आ जाएंगे? दूसरा पार्ट आ जाएगा। यानी कि पहले में साइटोप्लाज्मा में एक साइटोसोल हो गया, दूसरे में हमारे ऑर्गेनल्स हो गए। अब ये ऑर्गेनल्स कौन कौन थे? तो उनके मैंने यहाँ नाम लिख दिए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और पेरोक्सिसोम। वैसे इसमें और भी बहुत सारे होते हैं। आपको एक बेसिक लेवल का सेल पढ़ना है, जो आप इनिशियल लेवल पे याद कर सको, एग्जाम में लिखकर आ सको, समझ सको, आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए। उस हिसाब से एक परफेक्ट है, आपको ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, आपके लिए एक परफेक्ट है। और तीसरी हमारी यहाँ पर चीज़ आती है न्यूक्लियस, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो अब हमको क्या करना है? हम एक बेसिक फंडा समझ गए पूरे सेल के बारे में। अब बेसिकली हमको क्या है, एक एक करके इन सभी ऑर्गेनल्स के बारे में, सभी पार्ट्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करनी है। और अगर वही मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा बड़े में आता है, आपको हर एक को डिटेल्स में डिफाइन करना है। शॉर्ट में आता है, आप शॉर्ट शॉर्ट करके डिफाइन, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कितना क्या लिख के आते हो। तो यहाँ पार्ट में देखा जाए तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। अब एक आपको मैं यहाँ पर हिंट दे दूंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा है, इसको आप पहले से अभी ध्यान से पढ़ लेना। इसके पीछे रीजन क्या है? जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो आप अगर अभी इसको अच्छे से पढ़ लोगे आगे भी आपका काम आएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम जो है सेल मेम्ब्रेन नाम से भी जानते हैं, ये आप समझ गए। दूसरा, इसका मेन काम क्या है? तो अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 बातें आती हैं। अगर मैं इसको पूरा इस तरह ले लूँ
तो ये हमारे बॉडी का सेल है। अब ये सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं। यानी कि जो हमारा सेल है इसके बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अब जो सेल है इसके अंदर के एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हो जाती है, एक हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जो पूरा हमारा सेल है इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिवाइड कौन कर रहा है, बांट कौन रहा है, सेपरेट कौन कर रहा है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल। हमारा जो सेल होता है उसकी सबसे बाहर की एक हमारी मेम्ब्रेन है, क्योंकि मेम्ब्रेन हमारी ये भी है, तो ये हमारी सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होगी, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल, विच सेपरेट आउट द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो हमारे क्या कर रही है, सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट आउट यानी कि अलग कर रही है। यानी कि सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ वही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, नोट्स आपको सिंपली मिल जाएंगे केयरवेल फार्मा.इन वेबसाइट पे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ मिलता रहेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट आउट कर रही है। बाकी ये हमारी क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है। यानी कि जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारे सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी आती हैं आगे आपको पता लगेगा। तो ये चीज़ें आती हैं, उनको क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी अलाउ करती है कि कुछ चीज़ें आ सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ सकती हैं। तो ये आना और जाना जो है ना, इसको कौन डिसाइड कर रहा है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड कर रहा है। तो ये हमारा सेलेक्टिएबल परमिएबल है, यानी कि कुछ चीज़ों के लिए परमिएबल है, कि परमिएबल मतलब एंट्री देना यानी कि आना जाना, तो परमिएबल मतलब क्या है कि ये कुछ चीज़ों को आने देती है अपने अंदर, कुछ चीज़ों को नहीं आने देती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो हमारा इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का दिखता है। अब इस स्ट्रक्चर को हमारा बनाया गया था S.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन के द्वारा, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, और इसको नाम तब दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसीलिए अगर एग्जाम में कभी आपके नाम पे आ जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिखो, तो मॉडल लिखो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही चीज़ आपको बना के आनी है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही बात होगी। बाकी ये हमारा फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बना होता है। अब फॉस्फोलिपिड क्या है, तो अगर हम इस फॉस्फोलिपिड को डिवाइड करें तो फॉस्फो से हमारा आ जाता है फॉस्फेट, प्लस लिपिड से हमारा आता है लिपिड। अब लिपिड आपको पता होगा, अगर शुद्ध देसी भाषा में समझो, जो हमारा ऑयली पार्ट होता है, यानी कि कोई भी हमारे घर में तेल और पानी दोनों होता है, तो जो ऑयली नेचर का हमारा पार्ट होता है, ऑयल थोड़ा सा हार्ड होता है, जो अगर आपके कभी थाली वगैरह पे भी लग जाता है तो वो छोड़ता नहीं, आपने देखा होगा चिपक जाता है, तो वो ऑयली नेचर का हमारा होता है, उसको हम लिपिड वाले नेचर का बोलते हैं ये। और एक फॉस्फेट होता है, ये थोड़ा सा वाटरी लेवल का होता है। तो जो हमारा फॉस्फोलिपिड पूरा यहाँ पे बोला जा रहा है, ये हमारा कुछ इस तरह का सब्सटेंस होता है देखने में, जिसमें एक होता है हमारा हेड और एक हमारा होती है जहाँ पे दो होती हैं इसकी टेल। तो जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फेट की बनी होती है, और वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, और जो ये टेल है हमारी, ये हमारी लिपिड नेचर की होती है, यानी कि हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक या इसको लाइपोफिलिक बोल सकते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये हमारे क्या है, पानी, फॉबिक मतलब होता है हेट करना, और फिलिक मतलब होता है लविंग करना। तो हाइड्रोफिलिक मतलब क्या है, पानी से प्यार, यानी कि ये हमारा हाइड्रोफिलिक पानी के नेचर का है। जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, फॉबिक मतलब हेट यानी कि नफरत करना, तो ये पानी के अपोजिट है। तो पानी के अपोजिट क्या हो जाता है, हमारा लाइपोफिलिक हो जाता है, यानी कि ये हमारा क्या है, पानी से अपोजिट है लेकिन लिपिड से लव करता है, यानी कि लाइपोफिलिक नेचर का हो जाता है। तो इस तरह का हमारा ये पूरा होता है फॉस्फोलिपिड। अब इसी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, बाइलेयर मतलब क्या है, कि अगर मैं इनको दो लेयर बना दूं, जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि एक हमारा ये है, ये एक हो गया, अब इसी के एक और पलट के मैं यहाँ पर बना दूं, तो ये हमारी क्या होगी, बाई लेयर, यानी कि एक हमारी लेयर हो गई ये वाली, एक हमारी ये हो गई ये वाली। तो इस तरह की हमारी दो लेयरों से मिलकर हमारे एक पूरा का पूरा लॉन्ग स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो, ये हमारा एक हो गया फॉस्फोलिपिड, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरह की एक तो हमारी ये वाली पूरी लाइन आ रही है, और एक हमारी ये वाली लाइन आ रही है। तो इस तरह की हमारी बाई लेयर हो जाती है। तो इन्हीं बाई लेयर को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे इन्हीं से मिलकर बना होता है। यानी कि सिंपल अगर बोले हम, तो प्लाज्मा में इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल विच सेपरेट एंड इट इज मेड अप विद द बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से मिलकर ये हमारा बना होता है। सिंपल आप स्ट्रक्चर समझ गए। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें एक तो फॉस्फोलिपिड होता है, ये आपको दिख रही होगी पूरा, साथ में इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसको आपको यहाँ दिख जाएगा कि एक हमारा प्रोटीन है पेरिफेरल प्रोटीन, एक हमारा प्रोटीन चैनल्स पाए जाते हैं, और एक हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन वो है जो बाहर से कनेक्ट होता है, यानी कि इसको इंट्रिंसिक यानी कि एक्सटर्नल प्रोटीन बोल देते हैं। एक हमारा यहाँ इंटरनल प्रोटीन हो गया, जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन भी बोलते हैं। और एक हमारा प्रोटीन चैनल ही हो जाता है, जो यहाँ पर दिख जाएगा, इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन वाला प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांस है, यानी कि ट्रांस मतलब बीच में क्रॉस कर रहा है पूरा, ठीक है। बाकी ये चैनल की तरह भी काम करते हैं। क्यों करते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा।
फिर इसमें कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिपिड से कनेक्ट होते हैं, यानी कि ये हमारी लाइपोफिलिक नेचर का पूरा, तो इन लिपिड से जो हमारे ये कनेक्ट है इनको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है। दूसरे कुछ कार्बोहाइड्रेट जो हमारे प्रोटीन से कनेक्ट होते हैं, जैसे ये हमारी प्रोटीन है, ये हमारी प्रोटीन, तो जो प्रोटीन से हमारे कनेक्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोल देते हैं। सिंपल नाम है, लिपिड से कनेक्ट है ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन से कनेक्ट है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको वर्ड कहाँ से आया? तो कार्बोहाइड्रेट हमारा मेनली ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से हमारा ग्लाइको वर्ड आ जाता है, इसीलिए इसको ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। कुछ भी डाउट हो ना तुरंत आप पूछ लो कमेंट में, या थोड़ा सा पीछे करके देख लो, मैं सारे ही डाउट आपके क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर समझ गए। अब अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो ये हमें मेनली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सेल है बाहर से कोई भी चीज हमारी आ रही है तो उससे प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, हमारे सेल को शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इसको एक साइज कौन दे रहा है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस तरह की होगी, हमारा सेल जो है उसी तरह का देखने को मिलेगा। सेकंड, ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हमारा मटेरियल कोई भी है अंदर आएगा बाहर आएगा उसको ये फ्लो करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ आप देख सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन से हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, तो वही इसका एक फंक्शन हो गया। कैसे होता है वो आपको नेक्स्ट जब हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमारा ये मूवमेंट हो रहा है जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो अभी आप फंक्शन में समझ सकते हो कि ये रेगुलेट करता है हमारे फ्लो ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल सब्सटेंस है उसको ऊपर नीचे भेजने अंदर बाहर करने में हमारी ये हेल्प करता है। ठीक है, बाकी और देखा जाए तो ये कम्युनिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि जो कोई भी हमारे सेल है वो आपस में इस तरह कनेक्ट है। तो एक सेल हमारा दूसरे सेल से कनेक्ट किससे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से जो बातें करेगा, कुछ भेजेगा, कुछ भी बातें होंगी, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती हैं। तो ये एक हमारा सेल कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आप जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझ चुके होंगे। अब सेकंड हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे साइटोप्लाज्मा के बारे में। तो साइटोप्लाज्मा मैंने आपको बताया कि ये पूरा पार्ट होता है हमारा, कोई भी सेल है उसके यहाँ न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का पूरा पार्ट हमारा साइटोप्लाज्मा कहलाता है। इसमें दो चीज़ होती हैं, एक ऑर्गेनल्स होते हैं, एक हमारे साइटोसोल होते हैं। अब जो साइटोसोल होता है वो हमारा बेसिकली लिक्विड वाला पार्ट होता है, जो हमारा लगभग 75 से 90% तक वाटर कंटेन करता है। बाकी 1-2% में हमारा प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनल्स, ये सारी चीज़ें हमारी पाती हैं। तो साइटोसोल में हमारी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि इसमें लगभग 75 से 90% तक तो सिर्फ पानी होता है, बाकी में हमारी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट ये चीज़ें होती हैं। और ये कहाँ होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि कुछ इसके पास हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अटैच होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास ही होती हैं। ठीक है, अब हमारे सेकंड चीज़ आती है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। तो यहाँ पर एक हमारा साइटोसोल है, दूसरा ऑर्गेनल्स है। अब जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं वो बेसिकली ऑर्गन होते हैं जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें हमारे कुछ ऑर्गन कौन कौन से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, या इसको गोल्गी बॉडी या फिर इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बहुत जगह बोला जाता है। फिर यहाँ ये राइबोसोम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, लाइसोसोम आता है, सेंट्रोसोम आता है, पेरोक्सीसोम आता है। तो ये कुछ ऑर्गन है। अब देखो आपको ये याद कैसे करनी है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो बस आपका जो सबसे ज़्यादा जो तुरुप का इक्का क्या होगा, आपको ये याद रखना है पूरा का पूरा, ये मतलब डायग्राम से आप इसकी बेसिक बातें बता सकते हो जो आपको याद रहेंगी। आपको ये सारा अगर आपने याद कर लिया, आपको इन सभी ऑर्गेनल्स के बारे में पता लग जाएगा, 3 पार्ट्स के बारे में पता लग जाएगा। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा डिफाइन करो अच्छे से, क्योंकि एक सेपरेट है। न्यूक्लियस को आप थोड़े से अच्छे से डिफाइन करो, एक सेपरेट है। उसके अलावा जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स है उसको आप दो दो एक एक लाइन में बस इसका एक फंक्शन याद कर लो कि ये काम किसके आते हैं। आप एक एक दो दो फंक्शन याद कर लोगे ना, उसी से आप सारी कहानी समझा के आ जाओगे। तो यहाँ पर पहला हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे न्यूक्लियस से कुछ इस तरह का कंटेन मतलब कनेक्ट होता है। इसमें कुछ हमारे सिस्टर्न ये जो मोड होते हैं इसको हम सिस्टर्न बोलते हैं। ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा स्मूथ होता है, एक हमारा रफ होता है। स्मूथ में क्या होता है कि हमारा जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम हमारा कनेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो रफ वाले है उसमें हमारा क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER है इसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके ऊपर हमारे इस तरह के कुछ राइबोसोम लगे होते हैं। तो ये राइबोसोम जब लगे होते हैं तो इसको हम इसीलिए रफ बोल देते हैं। रफ मतलब कुछ खुरदुरा कुछ चीज़ पे लगी हुई है, स्मूथ मतलब एकदम चिकना उस पर कुछ नहीं लगा। तो ये स्मूथ वाले होते हैं, ये हमारे रफ होते हैं। स्मूथ में राइबोसोम नहीं होते, रफ में राइबोसोम होते हैं। ये न्यूक्लियस से कुछ इस तरह से अटैच होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। ये देखो न्यूक्लियस से इस साइड भी है, न्यूक्लियस से इस साइड भी, न्यूक्लियस से इस साइड भी है। तो हमारे न्यूक्लियस के पास ही ER पाए जाते हैं, एंडोक्लिनम राइटोक्लिनम। ठीक है, बाकी यहाँ पर दोनों आप समझ गए, रफ में राइबोसोम अटैच है और इसमें नहीं है। फंक्शन के बारे में बात करें तो ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे इधर उधर कनेक्ट होते हैं, तो एक तरह से हमारा पूरा फ्रेमवर्क भी तैयार करते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारे शेप देते हैं पूरे को। इसके बाद ये हमारे क्या करते हैं, मटेरियल एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर रफ वाले हैं इसके अंदर हमारे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम का मेनली काम है प्रोटीन बनाता है, सिंथेसिस। तो रफ ER भी हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करते हैं।
बाकी यहाँ पर जो स्मूथ वाले हैं वो हेल्प करते हैं फॉस्फोलिपिड बनाने में, कोलेस्ट्रॉल बनाने में और ट्राइग्लिसराइड बनाने में, यानी कि लाइपोफिलिक नेचर की चीज़ें हमारा स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। तो ये आप समझ गए, एक एक दो दो फंक्शन। एक ये क्या करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे रफ वाले, स्मूथ वाले हमारे फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बनाने में हेल्प करेंगे। फिर आता है यहाँ पर राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम हमारे कुछ टिनी स्पेयर्स होते हैं। स्पेयर्स मतलब क्या होता है, थोड़ा सा गोल है, यानी कि इस तरह शेप का होता है, यानी कि स्पेयर एक तरह से पूरा गोल इस तरह का होता है, ठीक है। बाकी ये हमारे कंटेन करते हैं बहुत सारे आरएनए और प्रोटीन्स वगैरह को। अब इनका मेनली काम क्या है, तो राइबोसोम को बस इतना याद रखो कि राइबोसोम इज इक्वल टू प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम हमारे प्रोटीन बनाने में हमारे पूरे में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे सेल के अंदर क्या करते हैं, मेनली काम प्रोटीन बनाते हैं यहाँ पर। अब ये हमारे दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, आपको दिख जाएगा। एक हमारी होती है स्मॉलर, एक हमारी होती है लार्जर सब यूनिट। अब ये स्मॉलर लार्जेस्ट जो हमारी ये पूरे सब यूनिट हैं जो राइबोसोम, वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे होते हैं 80S वाले, एक हमारे होते हैं 70S वाले। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक हमारे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक हमारे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो हमारे किसके होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह के, वो 70S राइबोसोम को कंटेन करते हैं। लेकिन जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी का एनिमल का जो सेल होता है वो हमारा होता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। अब 80S में हमारा जो ऊपर का होता है वो होता है 40S, नीचे का हमारा होता है 60S। अब भाई लोग कंफ्यूज, अगर हम इनको जोड़ें तो 60 + 40 100 हो रहा है, यहाँ तो 80 लिखा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ पार्ट हमारा इसका होता है वो हमारा यहाँ अंदर होता है, कुछ पार्ट हमारा इसका होता है वो एक दूसरे पे ओवरलेप कर रहे होते हैं। इस वजह से जो टोटल है वो हमारा 80S रह जाता है, 20S हमारा इसके अंदर डूब जाता है। तो यही पूरा फंडा आप याद रखना बस राइबोसोम के बारे में। बाकी राइबोसोम भी हमारे मतलब ER की तरह डिफाइन किया जा सकता है कि एक राइबोसोम हमारे फ्री फॉर्म में होते हैं जो आपको यहाँ दिख जाएंगे, जो ये हमारे हैं राइबोसोम, और एक राइबोसोम हमारे अटैच फॉर्म में होते हैं जो इस ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यहाँ पे अटैच होते हैं। तो इस तरह आप यहाँ दो तरह समझ सकते हो। अब ये बनाता कैसे प्रोटीन, तो एक तरफ से ये हमारे अमीनो एसिड्स को लेता है और यहाँ जाके पूरा क्या कर देता है, प्रोटीन को हमारा बाहर निकालता रहता है। ये हमारी mRNA की पूरी क्या होती है, चेन होती है। डिटेल्स मैं नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में ही आता है, आपको अंदर ही लिखना है। तो ये सारी कहानी आप समझ सकते हो, ठीक है। डिटेल्स आ जाता है तो आप जो मैंने कहानी बताई इसको थोड़ा सा आप डिटेल्स में कर सकते हो। फिर हमारा यहाँ पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही हमारा राइबोसोम वो हो गया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये हमारे सेल के अंदर क्या करता है, ATP जनरेट करता है, यानी कि एनर्जी पावर बनाता है। यानी कि मेन जो मैंने एक फंक्शन पूरा सेल का बोला था कि सेल हमारा क्या बनाता है, पावर बनाता है, ATP एनर्जी बनाता है। उसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया वही मेनली ये काम करता है, यानी कि ये क्या करता है, ATP जनरेट करता है हमारे पूरे सेल के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह का दिख जाएगा। ये हमारा एक डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, जैसे हमारा सेल होता है, इसकी ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की हमारी एक इंटरनल मेम्ब्रेन है। इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स वर्ड आपने सुना होगा, तो इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ हमारे DNA के इस तरह के पार्ट पाए जाते हैं, इसके अंदर कुछ हमारे राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अब इसके अंदर एक ही हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा होगा। और इसको अगर जूम करके देखें तो ये इस तरह का दिखता है, इसके ऊपर एक हेड होता है, बीच में ये पार्टिकल बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा एक बेस होता है, ठीक है। ये हमारे एक सिस्ट्रे होते हैं, क्रिस्टाई बोलते हैं इसको हम, और जो ये एरिया है बचा हुआ स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। अब ये आप पूरा स्ट्रक्चर समझ गए, याद कर लेना अच्छे से, कभी आता आप बना के आ जाना। और ये मेनली काम क्या करता है, पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी कि ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी ATP बनाने का काम कर रहा है। तो ढेर सारे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं और इन सेल्स के अंदर ढेर सारे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पूरे सेल्स के अंदर एनर्जी बनाते हैं, वही एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में जाती है और हमारी बॉडी को जनरेट रेगुलेट कर रही है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा काम है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर हो सकता है, इसीलिए ये एग्जाम में भी काफ़ी बार आ जाता है। बाकी ये 2 मेम्ब्रेन की तरह बना होता है। ये सारी कहानी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दी है। फिर हमारे यहाँ पर आता है गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस हमारा देखा जाए 4 से 6 फ्लैटन सैक होते हैं इस तरह से, मतलब लगभग 4 से हमारे इस तरह के ऊपर एक प्लेटें टाइप होते हैं जिनको हम सिस्टर्न बोलते हैं, आपको ये दिख रहा होगा। और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे होते हैं, ठीक है, बल्ब की तरह। अब इसमें 3 रीजन होगा, एक सिस रीजन स्टार्टिंग का, मीडियल रीजन, ट्रांस रीजन हो गया। इसमें कुछ हमारे लाइसोसोम भी होते हैं, और बाकी ये जो हमारा आपको गोले दिख रहे होंगे इसको हम बोलते हैं बेसिकल्स, या इसको हम सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। अब मेनली काम समझ लो कि ये हमारा काम क्या करते हैं। तो यहाँ पर ये गोल्गी अपैरेटस आपको इस तरह से दिख रहे होंगे। तो जो हमारे एनर्जी यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे चारों तरफ होते हैं, यानी कि इधर भी हमारे ये कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम भी होते हैं। तो ये जो प्रोटीन हमारे यहाँ पर बनती है वो प्रोटीन हमारे इन्हीं गोल्गी अपैरेटस के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। और वो गोल्गी अपैरेटस क्या करते हैं, प्रोटीन को हमारे इस जो हमारी बाहर की मेम्ब्रेन है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके पास पहुंचाते हैं। यानी कि मेनली ये क्या है कि ये हमारे एक तो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, दूसरा प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, और जब हमारी सेल को ज़रूरत होती है तो ये उसी प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचाने का भी काम करते हैं। यानी कि एक तरह से हमारे इसमें स्टोर रूम का काम करते हैं हमारे गोल्गी अपैरेटस, जो स्टोर करके रखते हैं हमारे प्रोटीन वगैरह को, साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट वगैरह को। ठीक है, तो ये करते कैसे हैं, तो इनके पास हमारा क्या है, जो आपको ये दिख रहे होंगे, ये हमारे क्या है, सीक्रेटरी ग्रैनुलर। सीक्रेटरी मतलब सीक्रेट करना यानी कि बहाना। तो इन्हीं वेसिकल्स के अंदर हमारे प्रोटीन भर जाता है और वो प्रोटीन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाता है। साथ में ये हमारे जो सेल्स है उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको भी इन्हीं वेसिकल्स के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचा के बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये काम हमारा गोल्गी अपैरेटस का हो गया। अब बात करें यहाँ लाइसोसोम के बारे में, तो लाइसोसोम बेसिकली क्या करता है, हमारे इसी से अटैच होता है एक तरह से। जो गोल्गी अपैरेटस है यहीं पर हमारा पास में प्रेजेंट होता है यहाँ पर। अब जो लाइसोसोम है इनके अंदर होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव मतलब क्या है कि जो हमारा सेल है उसका एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी तरह हमारे सेल का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लाइसोसोम। तो ये हमारे जो सेल है उसके अंदर जो भी खतरनाक चीज़ आएंगी, टॉक्सिक वगैरह आएंगी, उनको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, खत्म कर देगा। साथ में ये हमारे जो आरएनए डीआरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन सबको भी डाइजेस्ट करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। तो जो लाइसोसोम है एक्चुअल में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आपको एक फंक्शन बस इसका यहाँ पर याद रखना है। फिर यहाँ पर सेंट्रोसोम आ जाता है। तो सेंट्रोसोम हमारा मेनली काम क्या करता है, ये कुछ इस तरह का होता है जिनको हम यहाँ एक एक को हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स और पूरे को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या है, सेल डिवीजन में हमारे पूरे सेल में हेल्प करेगा। यानी कि मान लो हमारा एक सेल है तो इसको ये दो सेल जो हमारे डिवीजन करते हैं उसमें हेल्प कौन करता है, सेंट्रोसोम हेल्प करता है। फिर पेरोक्सिसोम आ जाता है। तो पैरोक्सिसोम मेनली क्या करता है, ऑक्सीडेशन कराता है हमारे सेल के अंदर। कोई भी चीज़ जो खतरनाक है, टॉक्सिक है, तो उसको ऑक्सीडाइज कराएगा और ऑक्सीडाइज करा के नॉर्मल स्टेट में जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो उसको ऑक्सीडाइज करा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये इसमें कैटालाइज एंजाइम हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होता है अंदर। ओके ठीक है, अब हमारा लास्ट थर्ड पार्ट हमारे पूरे सेल का बचता है, वो हमारा बचता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हमारा काफ़ी बार अलग से आ जाता है, तो शॉर्ट में आप यहाँ पर समझ लो, आप बनाकर कहानी लिख कर आ जाओगे। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको समझना है, जो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस भी हमारा एक तरह से आप समझ सकते हो अलग सा सेल हो गया। तो इसमें भी एक हमारी डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर पूरी पाई जाती है। तो ये जो पूरी मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई। अब जो हमारे इस तरह का ये बन जाता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। एनवलप मतलब एक तरह से लिफाफा टाइप आपको दिख रहा होगा, इस तरह का पूरा बन जाता है। अब ये आपस में इस तरह से पतली इससे कनेक्ट होते हैं, इसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। पोर मतलब क्या है, थोड़ा सा छेद टाइप है जिससे हमारी कोई भी चीज़ है मूवमेंट करती है इधर उधर। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारे यहाँ पे अंदर होती है न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस है उसका ये क्या है, न्यूक्लियोलस होता है, यानी कि न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस हो गया। चौथी चीज़ यहाँ पर हमारी आती है, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो किसी भी सेल का होता है, यही फर्दर जाके हमारा क्या बन जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी के बाद हमारा क्या होता है, डीएनए आरएनए बनता है। हमारे ये पूरा सेल क्या होता है, आपस में 1 से 2 यानी कि सेल डिवीजन हो जाता है। लास्ट चीज़ जो इस पूरे में हमारा फ्लूइड भरा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। जैसे हमारा साइटोप्लाज्मा हो गया वो पूरा हमारा सेल के अंदर का, और ये न्यूक्लियस के अंदर का हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्मा हो गया। तो ये हमारी सारी की सारी बातें इसी न्यूक्लियस के बारे में, सबके बारे में आप दो दो लाइन लिखकर आ सकते हो। न्यूक्लियस हमारा एक तरह न्यूक्लियस हो गया, क्रोमेटिन हमारा जेनेटिक मटेरियल हो गया, सारा कंटेन करके रखता है। ये न्यूक्लियर एनवेलप है जो न्यूक्लियस को क्या देगा, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, सेपरेट करेगा हमारा सेल के अंदर इसको। ये न्यूक्लियस पोर है जो मूवमेंट के लिए, कोई सब्सटेंस को मूवमेंट कराने में काम होगा। न्यूक्लियोप्लाज्मा हमारा इसके अंदर का फ्लूइड हो गया। अब इसका जो मेन काम क्या होता है, ये हमारे न्यूक्लियस जो है स्पेरिकल और ओवल शेप का होता है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा गोलाकार का हो गया। बाकी ये भी डबल मेम्ब्रेन कंटेंट करता है। बाकी ये हमारे जिससे क्या करे, ये हमारे न्यूक्लियस को अलग कर सके। ठीक है, इसके अंदर हमारे न्यूक्लियस वगैरह पाए जाते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये हमारा कंट्रोल सेंटर की तरह काम कर रहा है। जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन हो गया जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखा, उसी तरह में जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारे पूरे सेल का ब्रेन हो गया। यानी कि इस पूरे सेल को कंट्रोल करके पूरे सेल को डिवाइड करना, सेल डिवीजन करना, मूवमेंट करना, सारे के सारे फंक्शन कौन करता है, ये न्यूक्लियस करता है। देखो पूरे सेल का मेनली काम कुछ नहीं है, एक तो ये इनके सेपरेट काम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया भाई क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, एटीपी बना रहा है, राइबोसोम प्रोटीन कर रहा है। उसी तरह जो पूरे सेल का काम क्या है, डिवीजन, यानी कि एक दूसरे को बढ़ाते रहना, जिससे पुराने सेल मरे नए सेल आते रहे, हमारी बॉडी ग्रो करती रहे, अच्छी बनी रहे। तो जो न्यूक्लियस है वो इसमें मेन रोल प्ले करता है कि न्यूक्लियस अपने आप को पहले सेपरेट आउट करता है, जिससे सारा के सारे ये काम हमारे हो सके। तो इस तरह से हमारे ये कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। बाकी जो हमारे पेरेंट्स से डॉटर सेल या जो माता पिता से हम लोग को जेनेटिक चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें सेम होती हैं, वो हमारा जेनेटिक वाला काम कौन करता है, यही न्यूक्लियस करता है। यानी कि इसके अंदर जो क्रोमेटिन है वो हमारा पूरा पूरा जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, यही सारा का सारा काम करता है यहाँ पर। ठीक है, बाकी रिप्रोडक्शन के टाइम पर यही हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट सेल से डॉटर
सेल में ट्रांसफर करता है। तो ये हमारे न्यूक्लियस की कुछ बातें हुई, इनको लिखकर आ जाना। ये अपने डायग्राम्स को थोड़ा सा बना के आ जाना अगर ये 5 नंबर में आता है। और इसके जो टाइप हैं, ये मतलब जो पार्ट है, इनको भी आप थोड़ा थोड़ा एक लाइन में डिफाइन कर देना। तो आई होप आपको सारी की सारी कहानी समझ आ गई होगी इस न्यूक्लियस के बारे में और इस पूरे सेल के बारे में। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई, लेकिन एक एक डिटेल्स में मैंने सारी की सारी कहानी आपको बताई। तो अब वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि कमेंट्स में आपको सेल को डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल। सेल को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।